स्वागत है सभी सुनने वालों का इस नई और बेहद खास विस्तृत चर्चा में। आज का हमारा ये गहन विश्लेषण एक ऐसे विषय पर है जो सीधा हमारी थाली और हमारी मिट्टी से जुड़ा है। और सच कहूं तो हमारे आने वाले कल से भी जुड़ा है। एकदम सही कहा। तो आज के चर्चा का आधार एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत सामग्री है, श्री पवन कुमार जी द्वारा रचित और संपादित एक पुस्तक जिसका नाम है प्रकृति के रंग वसुधैव कुटुंबकम। आमतौर पर जब भी हम खेती, किसानी या पर्यावरण की बात करते हैं ना, तो हमारे सामने भारी भरकम शोध पत्र या सरकारी रिपोर्ट ही आती है। हाँ, और उन्हें पढ़ना थोड़ा नीरस भी हो जाता है। लेकिन आज का हमारा मिशन कुछ अलग है। आज हम इस पुस्तक में शामिल एक ऐसी कविता पर चर्चा करने वाले हैं जिसे प्राकृतिक खेती को समर्पित पहली हिंदी कविता कहा गया है। और इस रचना को सामने लाने में श्री पवन कुमार के साथ साथ डॉक्टर शीतल शाह और श्री पारस शाह का भी विशेष योगदान रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा हम श्री हीरा लाल कुशवाहा जी द्वारा इस कविता पर दी गई एक बेहद अनोखी त्वरित टिप्पणी को भी समझेंगे, जो कि खुद अपने आप में एक काव्यात्मक समीक्षा है। ये पूरी सामग्री एक नया ही दृष्टिकोण देती है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर एक कविता के माध्यम से प्राकृतिक खेती का पूरा खाका और हमारी समस्याओं का समाधान कैसे खींचा जा सकता है। देखिए, जब हम इस स्रोत सामग्री का अध्ययन करते हैं तो शुरुआत में ही ये साफ हो जाता है कि ये केवल शब्दों की तुकबंदी नहीं है। ये रसायनों के उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है जिसने हमारी खेती को जकड़ लिया है। और ये कविता एक तरह से समाज में अन्नदाता की भूमिका को फिर से परिभाषित करने की कोशिश भी करती है ना। हाँ, साहित्य और विज्ञान का ये संगम हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमने प्रकृति को केवल एक उपभोग की वस्तु मान लिया है या उसके प्रति हमारी कोई बड़ी जिम्मेदारी भी है। यही वो सवाल है जो कविता के पहले भाग में बहुत ही गहराई से उठाया गया है। कविता की शुरुआत होती है प्रकृति वंदन से, जहाँ धरती को एक माता का दर्जा दिया गया है। स्रोत में एक पंक्ति है जो तुरंत ध्यान खींचती है, हम बच्चे हैं धरती माता के, आओ इसे नमन करें। ये भावना हमारी संस्कृति में बहुत पुरानी और जानी पहचानी लगती है कि प्रकृति हमें शुद्ध भोजन और पानी देती है, पर इसके तुरंत बाद जो विचार आता है वो सच में चौंकाता है। हाँ, वो कर्ज वाली बात। कवि कहता है कि प्रकृति से हम जो कुछ भी लेते हैं वो हमारा कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, बल्कि वो एक कर्ज है, एक ऐसा कर्ज जिसे हमें वापस चुकाना ही होगा। और विकास की अंधी दौड़ में हम अक्सर यही भूल जाते हैं। कविता इस बात पर जोर देती है कि विकास तो होना चाहिए, पर प्रकृति के अधिकारों का हनन किए बिना। यहाँ मेरा एक सवाल है, हम आम तौर पर इंसानों के अधिकारों की बात सुनते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात होती है। ये प्रकृति के अधिकार का विचार यहाँ किस तरह काम कर रहा है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो यही है, जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो पूरा ध्यान सिर्फ इंसान की भलाई पर होता है, उसके जीवन पर, उसकी आजादी पर। लेकिन कवि ने जानबूझकर प्रकृति के अधिकारों की अवधारणा को सामने रखा है। यानी नदियों को साफ बहने का अधिकार है और जंगलों को फलने फूलने का। बिल्कुल। और मिट्टी को अपनी उर्वरता बनाए रखने का अधिकार है। स्रोत सामग्री में इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करके प्रकृति को नमन करना चाहिए, और इसे सिर्फ एक साइंटिफिक जिम्मेदारी नहीं माना गया है, बल्कि इससे एक दार्शनिक और आध्यात्मिक गहराई भी दी गई है। कविता में स्पष्ट लिखा है कि इस मिट्टी के कण कण में भगवान यानी राम का वास है। ये बहुत ही गहरा विचार है। सच में बहुत दिलचस्प है। अगर हम ये मान लें कि जिस मिट्टी में हम बीज बो रहे हैं उसमें ईश्वरीय अंश है, तो शायद हम उसमें जहर डालने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये सोच हमारे अपने अहंकार को भी तो कम करती है। एकदम सही पकड़ा आपने। और ये केवल कोई धार्मिक उपदेश नहीं है, ये हमारे इकोसिस्टम के प्रति एक गहरा सम्मान और संवेदनशीलता पैदा करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। जब आप किसी चीज को पवित्र मानते हैं तो आप उसका शोषण नहीं कर सकते। और यही सम्मान हमें कविता के दूसरे भाग की तरफ ले जाता है, जहाँ एक बहुत ही कड़वे सच का सामना करना पड़ता है। ये भाग वर्तमान परिदृश्य पर बात करता है और इसमें किसानों से एक भावुक अपील की गई है कि वो रसायनों को छोड़ दें और प्राकृतिक खेती से यारी कर लें। खेती से यारी। अब जब भी हम खेती और किसानों के मुद्दों पर बात करते हैं तो अक्सर चर्चा बहुत जल्दी राजनीतिक हो जाती है। लेकिन स्रोत सामग्री को पढ़ते हुए एक बात जो बहुत स्पष्ट लगी वो ये है कि कवि ने राजनीति से पूरी तरह किनारा करते हुए सीधा धरती और किसान के रिश्ते पर बात की है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है।
और यहाँ सुनने वालों के लिए ये स्पष्ट करना जरूरी होगा कि इस विस्तृत चर्चा में हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक या वैचारिक बहस में पढ़ना नहीं है। हम विशुद्ध रूप से उस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं जो हमारे सामने है। बिल्कुल, हम बस तटस्थ रूप से उन्हीं बातों को सामने रख रहे हैं। और उस सामग्री में कवि किसान को अन्नदाता तो कहता है, लेकिन साथ ही एक बहुत ही तीखा सवाल भी पूछता है। हाँ, और वो सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। कविता में किसान से पूछा गया है कि जब धरती से जुड़कर तुम अन्नदाता कहलाते हो, तो फिर केवल पैसे के मुद्दों पर ही क्यों बतियाते हो? और इसी के साथ वो पंक्ति आती है जिसने मुझे पढ़ते वक्त सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। कवि पूछता है, क्या तुम प्रकृति की एमएसपी पर सोच भी नहीं पाते हो? प्रकृति की एमएसपी, ये शब्द अपने आप में एक पूरी क्रांति है। वही ना, हम सभी ने समाचारों में, अखबारों में हमेशा वित्तीय एमएसपी यानी फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में सुना है, लेकिन ये प्रकृति की एमएसपी का विचार क्या है? ये एक ऐसा नजरिया है जो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। अगर हम प्रकृति की एमएसपी के इस रूपक को गहराई से समझें, तो ये अर्थशास्त्र से ज्यादा पारिस्थितिकी का मुद्दा है। वित्तीय एमएसपी एक किसान को ये गारंटी देती है कि उसकी फसल एक निश्चित दाम पर बिकेगी, लेकिन प्रकृति की एमएसपी इस बात की गारंटी है कि धरती की उर्वरता बची रहेगी। यानी मिट्टी की सेहत सबसे ऊपर है। हाँ, इसका अर्थ है मिट्टी में सूक्ष्म जीवों का एक न्यूनतम स्तर बनाए रखना, भूजल के स्तर को एक न्यूनतम गहराई से नीचे ना जाने देना और जैव विविधता को संरक्षित रखना। अगर प्रकृति को ये मिनिमम सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब कोई भी वित्तीय एमएसपी किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि तब तक धरती पूरी तरह बंजर हो चुकी होगी। और इसी चेतावनी के साथ स्रोत सामग्री में एक बहुत ही गंभीर और डरावने विषय का जिक्र आता है, कैंसर ट्रेन। जब मैंने पहली बार स्रोत में कैंसर ट्रेन और मिट्टी की पुकार के बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये शायद कोई काव्यात्मक अतिशयोक्ति या मेटाफर है, लेकिन क्या ये सच में जमीनी हकीकत से जुड़ा है? दुर्भाग्य से ये कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं है। ये हमारे देश के कुछ हिस्सों की एक बहुत ही खौफनाक वास्तविकता है। ये उस ट्रेन का संदर्भ है जो पंजाब के कुछ अत्यधिक कृषि प्रधान इलाकों से राजस्थान के बीकानेर तक जाती है, और उसमें यात्रा करने वाले ज्यादातर लोग कैंसर के मरीज होते हैं। ये सच में दिल दहलाने वाला सच है। ये स्थिति दशकों तक खेतों में अंधाधुंध रसायनों और कीटनाशकों के प्रयोग का सीधा परिणाम है। इन रसायनों ने न केवल मिट्टी को मारा है, बल्कि रिस-हस कर हमारे भूजल को भी जहरीला कर दिया है। तो कवि इसी भयावह स्थिति को रोकने के लिए मिट्टी और पानी को बचाने की पुकार लगा रहा है। वो बता रहा है कि अगर हमने अब भी प्रकृति की एमएसपी तय नहीं की, तो ये कैंसर ट्रेन रुकने वाली नहीं है। एकदम सही समझ रही हैं आप। रसायनों की कीमत हम सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि इंसानी जान से चुका रहे हैं। और गनीमत यह है कि ये कविता केवल इस निराशाजनक तस्वीर पर ही खत्म नहीं होती। कविता के तीसरे और चौथे भाग में एक बहुत ही उम्मीद भरा और व्यापक नजरिया पेश किया गया है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। यहाँ प्राकृतिक खेती के हितधारकों यानी इसके स्टेक होल्डर्स और इस पूरे अभियान के जुनून पर बात की गई है। और इस बदलाव में समाज का हर हिस्सा शामिल होता दिख रहा है। स्रोत में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है कि बच्चे खेल खेल में मिट्टी के रंग सीख रहे हैं। एक तरफ जहाँ गांव की कृषि सखियां प्राकृतिक खेती की शपथ ले रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं और खेतों में जैविक निष्कर्षों पर काम कर रहे हैं। यहाँ ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये एक पूरी श्रृंखला या चेन का निर्माण कर रहा है। कवि केवल खेत की बात नहीं कर रहा, वो पूरे चक्र की बात कर रहा है, यानी उपभोक्ता तक की बात हो रही है। जब किसान रसायनों को छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाता है, तो उसका सीधा असर हम उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। घर की गृहिणी को अपनी रसोई में पकाने के लिए एक शुद्ध जैविक थाली मिलती है, और क्योंकि ये उत्पाद सीधा उपभोक्ता तक पहुंच रहा है, किसान को भी अपनी उपज का पूरा और सही दाम मिलता है। इससे एक सार्थक आर्थिक चक्र बनता है। लेकिन यहाँ एक और बात का जिक्र है जो ध्यान खींचती है। कवि कहता है कि अब सचिवालयों में भी प्राकृतिक खेती के समर्थन वाली फाइलें सरपट दौड़ रही हैं। मतलब जो नीतियां पहले सिर्फ बंद कमरों में बनती थीं, वे अब जमीनी हकीकत से जुड़ रही हैं। और जब नीतियां और जमीनी मेहनत एक साथ आते हैं, तो एक अलग ही जुनून पैदा होता है, जिसका जिक्र कविता के चौथे भाग में है। आमतौर पर जब हम खेती की कल्पना करते हैं, तो हमारे दिमाग में ट्रैक्टर्स, यूरिया के बोरे और पानी के पंप आते हैं। लेकिन कवि के अनुसार प्राकृतिक खेती के असली हीरो इंसान या मशीनें नहीं हैं। व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें
तो इसके असली हीरो वे छोटे जीव हैं जिन्हें हम आमतौर पर देख भी नहीं पाते। कविता में वर्णन है कि कैसे मिट्टी में केंचुआ नाच रहा है, छोटी सी मधुमक्खी अपना पूरा योगदान दे रही है और इंसान गौ माता के आशीर्वाद से महक रहा है। और इसी जगह पर स्रोत सामग्री सिर्फ भावनाओं से आगे बढ़कर तकनीकी समाधानों की ओर मुड़ती है। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यहाँ कविता में स्पष्ट रूप से कुछ जैविक अस्त्रों का उल्लेख किया गया है जिन्होंने कीटों और व्याधियों को हरा दिया है। इसमें जीवामृत, देशी बीज, दशपर्णी, सीवीआर और सोलर ट्रैप जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी वो अस्त्र हैं जो प्रकृति ने ही हमें दिए हैं। चलिए यहाँ थोड़ा रुकते हैं। स्रोत में ये जो नाम दिए गए हैं ये सुनने में तो बहुत पारंपरिक लगते हैं, लेकिन इनका विज्ञान क्या है? कोई आम इंसान जो खेती के बारे में नहीं जानता वो इन जैविक अस्त्रों को कैसे समझे? जैसे जीवामृत या दशपर्णी आखिर काम कैसे करते हैं? ये समझना सच में बहुत जरूरी है। देखिए, जीवामृत कोई जादुई पानी नहीं है, बल्कि ये गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी का एक फर्मेंटेड घोल होता है। अच्छा। जब इसे खेत में डाला जाता है तो ये मिट्टी में लाखों करोड़ों अच्छे सूक्ष्म जीवों को पैदा करता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। यानी मिट्टी का भोजन है ये। और ये दशपर्णी क्या होता है? रही बात दशपर्णी की, तो ये 10 अलग अलग तरह के कड़वे और औषधीय पत्तों का अर्क होता है जी, जिसका छिड़काव फसलों पर प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ये कीड़ों को मारता नहीं, बल्कि उन्हें फसल से दूर रखता है। कमाल है। और सीवीआर और सोलर ट्रैप? सीवीआर मिट्टी के प्रबंधन और प्राकृतिक पोषक तत्वों से जुड़ी एक विशिष्ट विधि है जो रासायनिक खादों को रिप्लेस करती है। और सोलर ट्रैप तो एक बहुत ही सरल लेकिन इफेक्टिव उपकरण है। ये रात के समय सौर ऊर्जा से चलने वाली एक लाइट होती है जो खेतों में हानिकारक कीटों को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें फंसा लेती है। ये जानकारी तो पूरे नजरिए को ही बदल देती है। इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक खेती का अर्थ खेती को छोड़कर पीछे जाना नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के विज्ञान को समझकर उसका सही उपयोग करना है। जब किसान इन जैविक अस्त्रों का इस्तेमाल पूरे जुनून के साथ करता है तो उससे बाजार के महंगे रसायनों की कोई जरूरत नहीं रह जाती। एकदम सही। और यही आत्मनिर्भरता का असली रूप है। चलिए अब इस चर्चा को कविता के अंतिम चरणों यानी भाग 5 और 6 की तरफ मोड़ते हैं। यहाँ कवि समर्पण की बात करता है और सरकार से एक बहुत ही स्पष्ट अनुरोध भी करता है। जी, कविता के 5वें भाग में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, प्रो बोनो। हाँ, मैंने भी देखा। आमतौर पे ये शब्द वकालत या कॉर्पोरेट जगत में इस्तेमाल होता है ना, जिसका मतलब है बिना किसी पैसे या स्वार्थ के जनहित में काम करना। बिल्कुल। यहाँ कवि का आशय ये है कि जो भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से इस धरती माता को बचाने और इसका बेड़ा पार करने के लिए काम करेगा, प्रकृति भी उसे अपना पूरा आशीर्वाद देगी। ये एक तरह से खुद को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करने का आह्वान है। और इसी समर्पण के साथ छठे भाग में सरकार से एक अनुरोध किया गया है। और ये अनुरोध वर्तमान समय के संदर्भ में बहुत ही सटीक बैठता है। कविता में अमृतकाल का जिक्र है। हमारा देश अभी अपनी आजादी के 75 साल पूरे होने से लेकर 100 साल पूरे होने तक के इस अमृतकाल के दौर से गुजर रहा है। और इसी दौर में कवि ने सरकार को याद दिलाया है कि यही वो सही समय है जब सरकार को आगे आकर प्राकृतिक खेती का पालनहार बनना चाहिए। कवि अपील करता है कि सरकार को वित्तीय एमएसपी के साथ साथ प्रकृति की एमएसपी की भी जय जयकार करनी चाहिए। अगर सरकार नीतियों और समर्थन के स्तर पर प्राकृतिक खेती को मजबूती दे दे तो ये पूरे देश के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। सही कहा। और अब हम इस स्रोत सामग्री के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प और अनोखा है। हाँ, हीरालाल कुशवाहा जी की टिप्पणी। अक्सर किसी कविता या पुस्तक की समीक्षा गद्य में लिखी जाती है, यानी सिंपल पैराग्राफ और सीधे वाक्यों में। लेकिन यहाँ श्री हीरालाल कुशवाहा जी ने पवन कुमार जी की इस कविता की जो त्वरित टिप्पणी या समीक्षा की है वो उन्होंने खुद एक कविता के रूप में की है। ये वाकई एक काव्यात्मक समीक्षा है, एक बहुत ही असाधारण प्रयोग। मतलब एक कविता की समीक्षा भी एक कविता में। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे ये किसी दिलचस्प जुगलबंदी जैसा लगा। इस टिप्पणी में कुशवाहा जी ने पवन कुमार जी का एक प्रकृतिवादी कवि के रूप में बहुत ही शानदार अभिनंदन किया है। कुशवाहा जी अपनी इस काव्यात्मक टिप्पणी में बहुत ही व्यक्तिगत बातें साझा करते हैं। वो लिखते हैं कि कैसे एक समय था जब वो इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव जी के साथ रोगों से जंग के बारे में सुना करते थे। यानी उनका ध्यान हमेशा बीमारियों से लड़ने और स्वास्थ्य की ओर रहता था। लेकिन अब उनका नजरिया बदल गया है। हाँ,
अब जब उन्होंने प्राकृतिक खेती के इस नए ढंग और इस अभियान से जुड़े लोगों के जुनून के बारे में सुना है तो उन्हें एक अलग ही सुकून मिला है। ये पंक्ति बहुत गहराई लिए हुए है। ये बताती है कि स्वास्थ्य केवल अस्पतालों या योग तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य की शुरुआत असल में उस मिट्टी से होती है जहां हमारा भोजन उगता है। और कुशवाहा जी ने पवन कुमार जी के इस समर्पण की और सरकार से किए गए उनके अनुरोध को इतने सरल शब्दों में समझाने की बहुत तारीफ भी की है। और इसी समीक्षा के अंत में एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज या कहें तो रहस्योद्घाटन होता है, जिसे पढ़कर सच में चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। हाँ, कुशवाहा जी अपनी कविता के आखिरी हिस्से में बताते हैं कि आज तक पवन कुमार जी की पहचान एक POI यानी PORI के प्रतिनिधि के रूप में थी। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि POI आमतौर पर कृषि या विकास से जुड़े संगठनात्मक प्रोजेक्ट्स का हिस्सा होता है। तो पवन कुमार जी को लोग एक अधिकारी, एक प्रतिनिधि या प्रोजेक्ट से जुड़े व्यक्ति के तौर पर ही जानते थे। लेकिन कुशवाहा जी कहते हैं कि आज ये जानकर बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि फिल्मों और प्रोजेक्ट्स के बीच काम करने वाले इस प्रतिनिधि के भीतर एक इतना बेहतरीन और संवेदनशील कवि भी छिपा हुआ है। ये सच में इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है। ये हमें याद दिलाता है कि जो लोग जमीन पर रहकर प्रकृति और किसानों के बीच काम करते हैं, वे केवल आंकड़ों में नहीं सोचते। जब आप मिट्टी की दुर्दशा देखते हैं, किसानों का संघर्ष देखते हैं, तो वो भावनाएं कहीं न कहीं कला या कविता के रूप में बाहर आ ही जाती हैं। पवन कुमार जी की ये कविता उनके उसी जमीनी अनुभव और प्रकृति के प्रति उनकी गहरी संवेदना का ही परिणाम है। तो इस सब का असली मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी गहन चर्चा के सभी पहलुओं को एक साथ रख कर देखें, तो इसका मुख्य सार यही निकलता है कि कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं है या सिर्फ किताबों में सजने वाली चीज नहीं है। अगर उसे सही संदर्भ में लिखा जाए तो यह कृषि में क्रांति लाने, लोगों की मानसिकता को झकझोरने और समाज को एक नए रास्ते पर ले जाने का एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। और ये समझना हम सभी सुनने वालों के लिए बहुत प्रासंगिक है। ये ज्ञान हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो ये समझता है कि एक स्वस्थ भविष्य के लिए स्वस्थ मिट्टी और रसायनों से मुक्ति कितनी जरूरी है। प्राकृतिक खेती कोई पिछड़ा हुआ विचार नहीं है, बल्कि ये भविष्य के अस्तित्व की गारंटी है। अगर हमारी मिट्टी में जहर रहेगा तो हमारी थाली कभी शुद्ध नहीं हो सकती। रसायनों से मुक्ति का रास्ता मिट्टी के सूक्ष्म जीवों का सम्मान और प्रकृति के अधिकारों को स्वीकार करना, ये बातें अब कोई विकल्प नहीं रह गई हैं, बल्कि एक अनिवार्यता बन गई है। जब हम ये समझ लेंगे कि प्रकृति हम पर निर्भर नहीं है बल्कि हम प्रकृति पर निर्भर हैं, तभी सही मायनों में बदलाव आएगा। इससे बेहतर और क्या निष्कर्ष हो सकता है? हम अपनी आज की इस विस्तृत चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। लेकिन चर्चा को विराम देने से पहले मैं इस स्रोत सामग्री से ही प्रेरित एक विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगा, जिस पर हम सभी को कुछ पल के लिए जरूर विचार करना चाहिए। जरूर बताइए। जरा सोचिए, अगर एक साधारण सी लगने वाली हिंदी कविता सचिवालय की बंद फाइलों से लेकर खेत में नाचते हुए एक छोटे से केंचुए तक की कहानी इतनी गहराई से बयान कर सकती है, तो क्या होगा जब हमारा पूरा समाज, हमारी पूरी व्यवस्था मानव निर्मित अर्थव्यवस्था यानी ह्यूमन इकोनॉमी का चश्मा उतारकर प्रकृति की अर्थव्यवस्था यानी नेचर्स इकोनॉमी की भाषा बोलने लगेगा? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या तब विकास, सफलता और समृद्धि की हमारी पूरी परिभाषा ही नहीं बदल जाएगी? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मिट्टी का स्वास्थ्य हमारी GDP से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। नेचर्स इकोनॉमी, ये एक ऐसा विचार है जो सच में लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है। इस बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही हम अपनी आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि सभी सुनने वालों के लिए आज का ये विश्लेषण उतना ही ज्ञानवर्धक रहा होगा जितना कि हमारे लिए इस स्रोत सामग्री को खंगालना और समझना। भविष्य में ऐसी ही किसी रोचक, ज्ञानवर्धक और विस्तृत चर्चा में हम फिर से एक साथ विचारों की नई गहराइयों में उतरेंगे। तब तक के लिए अपने आसपास की प्रकृति से जुड़े रहिए, विचार करते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।